हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कैनाल हेडवर्क्स। ठीक है। इससे पहले की स्लाइड्स में आपको बता देता हूँ। इससे पहले अपन ने देखा था कि कैनेडी और लेसिस थ्योरी क्या क्या होती है। एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर कि कैनेडी ने कहा था कि जो चैनल होता है वो ट्रेपेजोइडल होता है, पर लेसी ने कहा कि चैनल होता है सेमी इलिप्टिकल होता है। पर लेसी की थ्योरी का एक और ड्रॉबैक क्या है कि लेसी ने बोला तो सही कि चैनल इलिप्टिकल होता है, पर उसने जो इक्वेशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लगता था कि वो कंपेटेबल नहीं थी सेमी इलिप्टिकल शेप के लिए। उसने कहा था, कैनेडी ने कहा था कि भैया जो आपकी जो एडी जनरेट होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जो एडी जनरेट होती है वो एडी जनरेट होती है ओनली बैड से, साइड की वजह से जो एडी जनरेट होती है उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और लेसी ने कहा कि जो एडी जनरेट होती है वो दोनों ही तरफ से होती है। उसके अलावा कैनेडी ने तो कटर इक्वेशन भी रिकमेंड कर दी थी, पर जबकि लेसी ने खुद की एक इक्वेशन थी वेलोसिटी की। कैनेडी ने बैड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं दी थी, जबकि लेसी ने दी है। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर प्रोसीड्योर है, जबकि डायरेक्ट प्रोसीड्योर है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एलुवियल चैनल और इट इज एप्लीकेबल फॉर एलुवियल एंड एज वेल एज रिवर्स। तो ये दोनों का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैनाल हेडवर्क्स। दोस्तों, क्या है कि कैनाल हेडवर्क्स दो तरह के हो गए। मैंने आपको बताया था कि मान लो ऐसे कोई रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है। यहाँ डैम है या वीआर है या बैराज है, कुछ भी है। उसके बाद यहाँ एक रेगुलेटर लगा करके यहाँ से कैनाल निकाल दी, यहाँ एक रेगुलेटर लगा के यहाँ से कैनाल निकाल दी। ठीक है। तो बेसिकली हेडवर्क क्या हो गया आपका कि रिवर के अंदर या रिवर के अक्रॉस में कुछ स्ट्रक्चर बना करके उसके अपस्ट्रीम से अगर पानी ऐसा आ रहा है तो ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया, ये आपका अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है। तो उसके अपस्ट्रीम से कैनाल को निकाल देना एक, या रिवर के अपस्ट्रीम डैम के अपस्ट्रीम से रिवर के वाटर को कैनाल की तरफ डाइवर्ट करना इज टर्म्ड एज डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कि इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द रिवर एंड एट द हेड ऑफ द ऑफटेकिंग कैनाल एंड दीज आर टर्म्ड एज कैनाल हेडवर्क्स, ये कहलाता है। ठीक है। बताई दिया कि रिवर के पानी को कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए आपको हो सकता है वियर वैरा डैम बनाना पड़े और आपको एक हेड रेगुलेटर बनाना पड़ेगा एट द हेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल। जो कैनाल ऑफ टेक कर रही है, किससे कर रही है? रिवर तो ऑफ टेक कर रही है। तो कैनाल का हेड क्या हो गया? ये जहां से उसका जीरो चालू होता है, मतलब जहां से रिवर का जो पहला पॉइंट है या कैनाल का जो पहला पॉइंट क्या कहलाएगा? जहां पर वो हेड रेगुलेटर है। तो रिवर से वाटर कैनाल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए आपने कैनाल हेड रेगुलेटर बनाया है, उसको भी आपने क्या कहा? कैनाल हेडवर्क का नाम दिया। अब देखना कि कैनाल जो हेडवर्क होता है वो कितना टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। The work which are constructed at the head of the canal in order to divert the river water towards the canal so as to ensure a regulated continuous supply of silt-free water with a certain minimum head into the canal are known as diversion headwork. कैनाल हेडवर्क्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप के हो गए आपके, एक तो स्टोरेज हो गया, डाइवर्जन हो गया। ठीक है। स्टोरेज था हो गया आपका रिजर्वायर वाला, कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर थी, यहाँ पर डैम था। ठीक है। उससे पहले भी एक आपने रिजर्वायर बना दिया बहुत सारा, कि जब आपके ड्रॉट हुआ या जब आपका ड्राई वेदर फ्लो रहा तो आपके उस रिजर्वायर में से पानी निकल जाएगा। ठीक है। और डाइवर्जन हेडवर्क आपको समझ में आई गया। ये सारा जो हेडवर्क है जिसके अपन बात कर रहे हैं वो डाइवर्जन हेडवर्क की है। ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क आपका फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा टेम्पररी और परमानेंट में। वैसे तो क्या होता है कि जो हेडवर्क इंपॉर्टेंट होता है वो परमानेंट वाला ही होता है। परमानेंट वाले में क्या होता है कि it consists of a permanent structure such as weir or barrage constructed across the river to raise the water level in the river and divert it into the canal। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जब पानी इधर फ्लो हो रहा है, ये आपका डैम हो गया। ठीक है। अब आपने ये अक्रॉस द रिवर ये बना दिया। अब जब पानी इधर से इधर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर डैम आ गया बीच में, तो यहाँ पर तो पूरा वाटर वाटर ही वाटर हो जाएगा। तो इसके अपस्ट्रीम से ही आप कैनाल निकालोगे, इसके अपस्ट्रीम से ही आप कैनाल निकालोगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक आपका परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क हो गया। आपका जो डैम हो गया, वियर हो गया, वो क्या हो गया? एक परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क हो गया। ये जो बैराज है आपका परमानेंट डाइवर्जन नेटवर्क हो गया। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज वियर और बैराज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल इन द रिवर एंड डाइवर्ट इट इनटू द कैनाल। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क्स फॉर
इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम आर परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क। ऑब्वियसली ऐसे जो हेडवर्क होंगे जो परमानेंट हेडवर्क के अपन को लगाने पड़ेंगे, टेम्परेरी नहीं लगा पाएंगे अपन। तब आता है टेम्पररी हेडवर्क। क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्पर और बंड कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल इन द रिवर एंड डाइवर्टेड इनटू द कैनाल। these are constructed almost every year after the floods because they may be damaged by the flood। अब मैं एक चीज इसमें बताता हूँ कि कैनाल जो अपनी होती है, मान लो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे होती है। से फॉर एग्जाम्पल आपकी कैनाल तो मेंडरिंग शेप की होती है, वो कैसे भी जा सकती है। ठीक है, उसका जो पाथ होता है वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट होता है। कैनाल में तो हर 500 मीटर पे 200 मीटर वो अपनी जो अपना जो पाथ है वो चेंज करती है, और आप उसको स्ट्रेट नहीं मान सकते, सॉरी रिवर को। ठीक है, तो अब मान लो एक आपने टेम्पररी जो हेडवर्क है वो यहाँ बनाती है। देखो टेम्पररी हेडवर्क क्या होता है, आपका स्टड भी हो सकता है, स्पर भी हो सकता है और डैम्पनर भी हो सकता है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने खुद ने ये काम किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टड स्पर और डैम्पनर, स्टड स्पर डैम्पनर में क्या डिफरेंस होता है कि सबसे बड़ा हो गया आपका स्पर। ठीक है, स्पर की जो लेंथ होती है वो अराउंड होती है 20 या 10 या फिर 10 से प्लस होती है, 10 मीटर या 10 से प्लस होती है। उसके बाद आता है आपका स्टड। ठीक है, उसके बाद होता है आपका स्टड जिसकी लेंथ होती है 5 से 10 मीटर के बीच में। और फिर आता है आपका डैम्पनर जिसकी लेंथ होती है 0 to 5 मीटर। होता क्या है, जब पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है तो पानी भाई, अब जब ये जो रिवर है वो आपकी ऐसे ऐसे हो रही है, इधर की तरफ फ्लो आ रहा है तो इधर की तरफ फ्लो होगा तो वाटर इधर स्ट्राइक करेगा। अगर आप ये वाला रिवर ट्रेनिंग वर्क नहीं बनाओगे, इट इज वन काइंड ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। अगर आप ये वाला रिवर ट्रेनिंग वर्क नहीं बनाओगे तो इसको तो इरोड कर देगा पूरे को, ये इस पूरे पोर्शन को तो इरोड कर देगा। इसकी वजह से आपने ये रिवर ट्रेनिंग वर्क बनाया, एक तरीके से एम्बैंकमेंट टाइप का हो गया। ठीक है, जिसके आपने टॉप पर ये स्टोन पिचिंग कर दी। स्टोन पिचिंग कर दी तो वाटर सीधा इस अर्थ जो अर्धन ये आपने बनाया है अर्धन को सीधा हिट नहीं करेगा। और आपने यहाँ स्लोप पे भी, जैसे देखो, जैसे इस तरीके से मान लो, ये इस तरीके से मान लो कोई रिवर जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ऐसे जब पानी आया तो यहाँ पर आपने वो बना दिया, तो ये आपने क्या किया, स्लोप पर भी स्टोन पिचिंग कर दी और यहाँ पर भी स्टोन पिचिंग कर दी। तो पानी आएगा तो सीधा इसको हिट करेगा और पानी वापस से इधर की तरफ ही जाएगा, रिवर में ही जाएगा। मतलब रिवर में ही रहेगा, ये इसको हिट नहीं करेगा। ये जो पोर्शन है ना आपका, ये पोर्शन आपका सेव करने के लिए आपने एक टेम्पररी बंड बना दिया जिसको आप स्पर स्टर डैम्पनर कह सकते हो, जिसके टॉप पे आप स्टोन पिचिंग कर देते हो या कुछ भी कर देते हो, प्लस एप्रोन वगैरह भी इसमें आप लेइंग कर देते हो। ठीक है, तो ये एक हो गया टेम्पररी टाइप का। अब जब बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा जब फ्लड आती है, जैसे यूपी बिहार के एरिया है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो स्टड स्पर डैम्पनर है, कई कई जगह स्टड स्पर डैम्पनर जो होते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि ऑलमोस्ट एक साल में अगर फ्लड आई और बहुत ज्यादा फ्लड आई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो टेम्पररी डाइवर्जन नेटवर्क है उसको आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, और फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट एक बनता है पूरा। ठीक है, ये तो हो गया आपका टेम्पररी डाइवर्जन नेटवर्क, ये हो गया आपका परमानेंट डाइवर्जन नेटवर्क। सो वी विल टॉक अबाउट ओनली परमानेंट डाइवर्जन नेटवर्क इन दिस वीडियो। ठीक है, अब आता है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए बैराज इज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि द प्रोविजन ऑफ ए सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो रेगुलेशन। ठीक है, ये आइए कि एक्चुअली बैराज में क्या होता है। बैराज में आपका मान लो ये आपकी रिवर है, ठीक है, और ये पूरा बैराज है। बैराज आपने बना दिया, तो ये एक गेट हो गया। ठीक है, फिर बीच में पिलर आ गया, फिर ये गेट हो गया, फिर ये गेट हो गया, फिर ये गेट। इस तरीके से बैराज में क्या रहता है, बेसिकली आप गेट्स ऑपरेट करते हैं, और जो वियर होता है, वियर में बेसिकली गेट्स नहीं होते। अगर आपसे कोई बेसिक डिफरेंस भी पूछेगा तो वियर में गेट्स नहीं होते, एक पूरी आप क्रेस्ट वॉल पूरी खड़ी कर देते हो एज एन ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर। और बैराज में क्या होता है, बैराज बैराज में पूरा गेट सिस्टम होता है। और अगर वियर में गेट होता भी है तो बहुत छोटा सा गेट होता है। ठीक है, तो ये माना जाता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम जगह ऐसा होता है। बाकी ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि वियर तो एक तरीके से आपने ये रिवर जा रही है तो उसके पूरे के पूरे बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी, दैट इज अ वियर। ठीक है, वो अपन शायद आगे किस, हाँ आगे देखिए दोस्तों, वियर वर्सेस बैराज। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, वियर क्या हुआ कि ऐसे नदी आ रही थी इस तरीके से, आपने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, ये। ठीक है, ये वियर हो गया। इसमें आपको कोई गेट सिस्टम तो लग नहीं रहा, बस एक छोटी सी ओपनिंग जरूर आपने यहाँ छोड़ी है। ठीक है, वो भी कुछ एक जगह छोड़ी जाती है, मोस्ट ऑफ द जगह देखा जाता है कि पूरी पूरी आपने दीवार खड़ी कर दी। अब क्या होगा,
कि जब आपने यहाँ पर ये दीवार बना दी दोस्तों, दीवार बना दी तो यहाँ पर तो पानी का फ्लो, यहाँ पर पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पानी कब तक ऊपर नहीं आ सकता, पानी कब जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक इसको टॉप तक पानी ना आ जाए। समझ रहे हो? पानी कब तक नहीं आएगा, जब तक कि इसके टॉप तक पानी नहीं आ जाएगा, इस क्रेस्ट वॉल के टॉप तक पानी नहीं आ जाएगा, और फिर पानी तभी आएगा जब इसको ओवरफ्लो कर देगा। तो दैट इज द वियर। तो वियर में क्या कहा है कि इफ द मेजर पार्ट ऑफ द एंटायर, और इफ द मेजर पार्ट और द एंटायर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय ए बाय ए रेज्ड crest and a smaller part or nil part of it achieved by the shutters, then the barrier is known as a weir। ठीक है, आप देखना, इफ द मेजर पार्ट और द एंटायर पॉन्डिंग, पॉन्डिंग किसको कहा गया है इसमें, पॉन्डिंग इस वाले एरिया को कहा गया है। ये जो अपस्ट्रीम की तरफ में एरिया है इसको क्या कहा गया है, पॉन्डिंग कहा गया है। तो इफ द मेजर पार्ट ऑफ और द एंटायर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय रेज्ड क्रेस्ट वॉल, ये आपने पॉन्डिंग कैसे अचीव करी, ये जो पॉन्डिंग हुई है कैसे अचीव करी आपने, क्योंकि आपने यहाँ पर एक दीवार खड़ी करी। तो इसमें कहा गया है कि एंटायर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय ए रेज्ड क्रेस्ट एंड ए स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट इट इज अचीव्ड बाय द शटर्स, ये जो शटर है, ठीक है, देन दिस बैरियर इज नोन एज द वियर, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आप आ जाओ दूसरी तरफ में, बैराज पे। बैराज में क्या है कि यहाँ पर गेट सिस्टम है, आपको सारा गेट ही गेट दिख रहा है, ये देखो ये गेट है, ये गेट है, ये गेट आधा खुला है आधा बंद है, ये आप सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से खोल और बंद कर सकते हो गेट को, ठीक है। इसमें लिखा है कि ऑन द अदर हैंड इफ मोस्ट ऑफ द पॉन्डिंग इज डन बाय गेट्स एंड स्मॉलर और नील पार्ट इज डन बाय रेज्ड क्रेस्ट, ठीक है। इसमें कहा अब पॉन्डिंग का, जो पॉन्डिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया वो तो वही रहेगा कि अब इसका ये जो अपस्ट्रीम वाला एरिया है, अपस्ट्रीम में अगर आपने पॉन्डिंग करी और ये किसकी वजह से करी, इट इज डन बाय गेट एंड स्मॉलर और नील पार्ट इज डन बाय द रेज, और जितनी इसमें ओपनिंग है उतनी ही इसमें बैरियर होता है, उतनी ही आपने एक क्रेस्ट वॉल रेज करी, देन द बैरियर इज नोन एज बैराज और रिवर रेगुलेटर। समझ आ गया डिफरेंस क्या है, कि वियर में तो क्या होता है, आपकी पूरी पूरी जो रिवर है उसके बीच में आपने एक क्रैश वॉल खड़ी कर दी, मतलब जब पानी आएगा तो पानी ऐसे ओवरफ्लो करके आएगा, अनटिल अनलेस पानी आएगा ही नहीं। तो आपने ये जो पॉन्डिंग करी है इस वाले पोर्शन में, वो पॉन्डिंग कैसे करी कि आपने पूरी पूरी वॉल खड़ी कर दी, और अगर आपने पॉन्डिंग करी है गेट्स के थ्रू कि आपने गेट सिस्टम लगा दिया, तो वो आपका बैराज कहलाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, इनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े बैराज होते हैं, जैसे उड़ीसा से कोई तो उड़ीसा में जो महानदी है, उस पे एक बैराज है। उसके अलावा कोसी रिवर है अपने, वहाँ एक बैराज है। तो कई जगह अलग अलग बैराज हैं, और इनको मेंटेन करना पड़ता है रेगुलर, प्लस इनसे कितना पानी आ रहा है, क्या डिस्चार्ज आ रहा है, प्लस लास्ट 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का डेटा लिया जाता है, कितना HFL जा रहा है, तो वो सब चीजें देखी जाती है। ठीक है, तब आता है लोकेशन ऑफ कैनाल नेटवर्क। भाई अपन ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो इनके लोकेशंस क्या रहेगी, लोकेशंस आप क्या रख सकते हो। तो फर्स्ट आ गया इसमें रॉकी स्टेज और हिली स्टेज। रॉकी स्टेज में क्या है कि इन दिस स्टेट द रिवर इज इन द हिल्स, ठीक है, द बेड स्लोप एंड वेलोसिटीज आर हाई इन दिस स्टेज। ठीक है, कि रॉकी स्टेज में क्या है कि इन दिस स्टेट द रिवर इज इन द हिल्स एंड द बेड स्लोप और वेलोसिटीज, द बेड स्लोप एंड वेलोसिटीज आर हाई इन दिस स्टेज, नॉट सुटेबल फॉर कैनाल हेडवर्क। भाई कि अगर आप रॉकी स्टेज में कैसे, मतलब आप पहाड़ पे जाके थोड़ी ना ये हेडवर्क बना लोगे, क्योंकि आपको कितनी चीजें अप्रोच करनी होती है, ये करनी होती है। तो रिवर हिल में होती है, ठीक है। मान लो अगर नदी आ रही है पहाड़ से आ रही है, से फॉर एग्जांपल, तो बेड स्लोप और वेलोसिटी कितनी हाई होगी, क्योंकि वो तो पूरा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी। तो उस कंडीशन में आप बैराज नहीं बना सकते, आप कोई हेडवर्क नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर पहाड़ वाली जगह है वहां, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर कैनाल हेडवर्क, जो इसने लिखा हुआ। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर तो वेलोसिटी बहुत हाई होगी, बेड स्लोप भी बहुत हाई होगा, तो उस वाटर को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसलिए रॉकी स्टेज और हिली स्टेज इज नॉट सुटेबल फॉर द कैनाल हेडवर्क। फिर नेक्स्ट आता है बाउंड्री स्टेज। बाउंड्री स्टेज में क्या होता है कि फ्रॉम द रॉकी स्टेज द रिवर पासेज ऑन द बाउंड्री स्टेज। भाई रोक, पहाड़ से आने के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह से रिवर निकले जहां पर बहुत सारे बाउल्डर हो। तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज द बेड स्लोप एंड वेलोसिटी आर लेस देन दोज इन रॉकी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि वेलोसिटी और बेड स्लोप हाई तो होता है, पर उतना हाई नहीं होता जितना कि हिली स्टेज में होता है। समझ आई बात, कि इन दिस स्टेज बेड स्लोप और वेलोसिटी हाई तो होता है, पर उतना हाई नहीं होता जितना कि हिली स्टेज में होता है। ठीक है, तो देयर इज लार्ज सब्सोल्यूट फ्लो इन द बाउल्डर रीजन बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी। अब बाउल्डर ही बाउल्डर है, तो ऑब्वियसली
परमिबिलिटी तो है ही क्योंकि बहुत ज्यादा वॉइड्स हैं, ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं कब से। तो इट कैन बी सुटेबल फॉर द कैनल हेडवर्क, ठीक है, इट कैन बी सुटेबल फॉर द कैनल हेडवर्क, मतलब इससे तो बेटर है। समझ में आया कि जो आप हिल स्टेज पे कैनाल हेडवर्क अगर लोकेट करने की सोच रहे थे, तो उससे तो बेटर है आप बाउल्डर स्टेज में कैनाल के ऊपर हेडवर्क बनाओ, ठीक है। फिर आता है थ्रो स्टेज और एलुवियल स्टेज। उसके बाद क्या होता है, बाउल्डर स्टेज के बाद रिवर आ जाती है आपके एलुवियल प्लेन पे, जहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह आते हैं, तो इसमें बेड स्लोप और वेलोसिटी भी हाई होती है, और यहाँ भी आप कैनाल का हेडवर्क बना सकते हो। ये एलुवियल स्टेज में यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह और ये सब आने लग जाते हैं। तो बोल्डर स्टेज के बाद में रिवर आ जाती है आपके एलुवियल प्लेन में, जहाँ पर बेड स्लोप और वेलोसिटी स्मॉल होती है, और वो दैट इज सुटेबल फॉर द कैनाल हेडवर्क, ठीक है। फिर आती है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज क्या होगी दोस्तों, कि मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है, ये नदी है और यहाँ कोई समुद्र है सारा, ऐसा ऐसा। अब ये हो गई डेल्टा स्टेज। अब डेल्टा स्टेज पे आप कैनाल हेडवर्क कैसे बनाओगे? भाई कैनाल हेडवर्क आप बनाओगे तो वहां से कैनाल वैनाल भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। कैनाल हेडवर्क बनाओगे तो वहां से ऑफ-टेकिंग कैनाल भी लेके जानी पड़ेगी। अब ऑलरेडी आप समुद्र में आ गए, डेल्टा मतलब कि जब नदी समुद्र में मिल रही है, ऐसे इस तरीके से है। और ये समुद्र का तो क्या फ्लो बताएं, समुद्र तो पूरा समुद्र होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तो कैनाल हेडवर्क बना ही नहीं सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसका जो हेड है, इस एमएसएल, क्योंकि आपको पता है एमएसएल समुद्र का होता है, मीन सी लेवल होता है। आप मीन्स यहाँ पर हेड डाउन हो गया एकदम, हेड डाउन हो गया तो आप हेड डाउन से हेड अप में कैसे जाओगे, क्योंकि कैनाल का जो वाटर होगा जहाँ पे लैंड इरिगेट करनी होगी वो तो इससे तो ऊपर ही होगा। तो आप नीचे से ऊपर कैसे लेके जाओगे पानी को? तो ये तो ऑलरेडी डाउन आ गया भाई। सबसे पहले आपका पहाड़ में था, फिर आपका बाउल्डर में आया, फिर आपका एलुवियल में आया, अब तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आ गया समुद्र में। जबकि आपको जो लैंड इरिगेट करनी होगी वो तो इधर की तरफ कहीं होगी, तो आप यहाँ से पानी कैसे लेके जाओगे? समझ आया? तो क्या हुआ कि फ्रॉम थ्रू स्टेज द रिवर पासेस ऑन द डेल्टा स्टेज एज इट अप्रोचेस द ओशियन, ओशियन आ गया इसमें, तो इट ड्रॉप्स डाउन द सेडिमेंट एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू चैनल ऑन ईदर साइड ऑफ द डिपॉजिट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा नॉट सुटेबल फॉर द कैनाल हेडवर्क्स। ये तो कैनाल हेडवर्क के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं। इसका मतलब दो स्टेज हुई, एक तो आपकी एलुवियल स्टेज और एक आपकी बोल्डर स्टेज, ठीक है। डेल्टा स्टेज में तो आप नहीं बना सकते क्योंकि आपको जो लैंड इरिगेट करनी है वो तो अपर साइड में है, उसका लेवल हाई है। प्लस आप तो एमएसएल में आ गए, एमएसएल तो बेसिक होता है हर एक चीज का, एमएसएल से तो ये अपन सारे लेवल्स मेजर करते हैं। तो एमएसएल से आप एमएसएल पे जब आपको कैनाल हेडवर्क बनाओगे तो आपको पानी कैसा पंप लेकर के लेके जाओगे, दैट विल बी वेरी मच कॉस्टली, ठीक है। तो इसको भी अपन अवॉइड करते हैं कि जो डेल्टा स्टेज है इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द कैनाल हेडवर्क्स, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। डाइवर्जन हेडवर्क में अब आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, मैं एक एक करके बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि रिवर का फ्लो इधर हो रहा है, ये समझ आ गया आपको? ये आपकी रिवर हो गई। ये जो है गाइड बैंक, गाइड बैंक का काम क्या है कि पानी तो आपका खूब यहाँ से आ रहा है, तो कोई भी पानी इसके इधर ना जाए, इसलिए गाइड बैंक बना दिए। ये बोलता है गाइड बैंक जो है आपका ये, और ये सिस्टम ये बोलता है कि आप सारे पानी को इधर की तरफ लेगा, मतलब ये पानी को रिवर की तरफ गाइड करेगा। इस दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज गाइड बैंक। समझने की कोशिश करना कि कोई भी ये चाहता है कि कोई भी पानी इधर की तरफ ना आए, कोई भी पानी इधर की तरफ ना आए, तो ये सारे इसको सिस्टम को इधर की तरफ डाइवर्ट करेगा, रिवर की तरफ, कि भैया हमारा तो सारा पानी आप इधर की तरफ आओ। इट मींस इट विल गाइड द वाटर टू कम इनटू द रिवर ओनली, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज गाइड बैंक, ठीक है। फिर आप आ जाओ मार्जिनल बंड टू जॉइन टू हाई कंटूर्स, ठीक है। मार्जिनल बंड जॉइन टू हाई कंटूर्स, इसमें क्या कहा इसने कि गाइड बैंक से जब इधर पानी आ रहा है, भाई पानी सारा इधर की तरफ आ रहा है आपका, तो कुछ अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया, फ्लड आ गया या कुछ और आ गया, तो पानी इसको गाइड बैंक को भी ओवरफ्लो कर जाएगा। गाइड बैंक को भी जब ओवरफ्लो कर गया तो आपने बना दी मार्जिनल बैंड, कि कोई भी पानी, ये हाई कंट्रोल्स पे लिखा है कि मान लो अगर यहाँ का लेवल आपका गाइड बैंक के इधर की जो लैंड है उसका लेवल मान लो आपका 110 है, पर ये तो आपने एकदम टॉप तक जोड़ दिया, टॉप तक जोड़ दिया मतलब 125 मीटर तक आपने इसको जोड़ दिया, 125 मीटर तक जोड़ दिया, क्योंकि हाई कंट्रोल्स पे आपको जोड़ना है। वो क्यों जोड़ना है कि कोई भी पानी, अगर कोई पानी गाइड बैंक को भी ओवरफ्लो करके आ गया तो कोई भी पानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके
मार्जिनल बंड को भी ओवरफ्लो कर जाए, समझ गए? जिससे कि यहाँ का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो बच जाए, क्योंकि इसके आसपास विलेजेस वगैरह होंगे। तो अगर पानी मार्जिनल बंड को भी ओवरफ्लो करके आ गया तो फिर पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि अगर पानी, कोई भी पानी इधर ऐसे ओवरफ्लो करके आ गया मार्जिनल बंड को, तो इधर के गांव तबाह नहीं होने चाहिए, इधर के विलेजेस जो हैं उन पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मार्जिनल बंड बनाया जाता है। एंड इट जॉइंस टू दी हाई कंट्रोल्स। हाई कंट्रोल्स मतलब कि उसकी जो हाइट है, बंड की जो हाइट है वो बहुत ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है इसको ओवरफ्लो ना कर पाए। तो ये हो गया आपका मार्जिनल बंड। समझ आ गई दोनों चीज? गाइड बैंक आपको गाइड करेगा, मार्जिनल बंड जो है, गाइड बैंक तो जो है आपके पानी को गाइड करेगा, और मार्जिनल बंड जो है इसके पास के आसपास के जो गांव है, जो सेटलमेंट है, जो एरियाज हैं उसको बचाएगा। ठीक है, और मार्जिनल बंड हाई कंट्रोल्स पे होता है। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाओ इस पे। ये हो गया दोनों चीजें। अब अपन देखते हैं क्या क्या होता है, कि ये तो हो गया आपका बैराज। बैराज या वियर, ठीक है। ये हो गया आपका वियर। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो वियर है ना आपका, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है। ठीक है, जो वियर है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है। कैसे कैसे हो रखा है भाई? एक पोर्शन तो ये हो गया, और दूसरा पोर्शन ये हो गया। ठीक है, ये वाला जो पहला पोर्शन है इसको क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है कि इट इज अ नॉर्मल वियर पोर्शन, और इट इज अ वियर प्रॉपर। इसको क्या नाम दिया इसने, कि इट इज अ नॉर्मल वियर पोर्शन, या इट इज ए वियर प्रॉपर। ठीक है, और दूसरा जो है आपका, दूसरे को इसने नाम दिया है कि अंडर स्लूस पोर्शन ऑफ द वियर। दूसरे को उसने नाम दिया है अंडर स्लूस पोर्शन ऑफ वियर, और पहले को नाम दिया है नॉर्मल वियर पोर्शन या वियर प्रॉपर। ठीक है, या फिर मेन वियर। तो इसने अब ये जो आपको दिख रहा है कि वियर डिवाइडेड इनटू बेस विद पियर्स। वियर को, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, कि वियर को बेस में डिवाइड कर दिया भाई, यहाँ पर ये गेट सिस्टम लग गया, उसके बाद कोई एक पियर्स वगैरह होगा, फिर वापस से एक और गेट सिस्टम लग गया। तो यहाँ पे इसने एक गेट सिस्टम लगा रखा है। समझ आ गया? उसके बाद आप आ जाओ इधर की तरफ। ठीक है, फिर क्या कर रखा है इसने, ये एक साइड डिवाइड वॉल बना रखी है, ये दिख रही है आपको डिवाइड वॉल? ये जो डिवाइड वॉल है, ये डिवाइड वॉल क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। किस किस को सेपरेट कर रही है? जो आपका फर्स्ट नंबर का वियर है जो कि नॉर्मल वियर है, और जो सेकंड नंबर का वियर है कौन सा, अंडर स्लूइस पोर्शन को ये सेपरेट कर रही है, जो कि डिवाइड वॉल है, मतलब डिवाइड कर रही है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिश लैडर। अब समझना, ये फिश लैडर का काम क्या है दोस्तों, कि जब आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया तो ऑब्वियसली रिवर में या इसमें फिश वगैरह तो होगी ही होगी। अब अगर फिश होगी, तो आपने जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, तो उन फिशेस का क्या होगा? क्योंकि वैसे तो क्या है, फिशेस अगर पानी जैसे इधर फ्लो हो रहा है, तो वैसे तो फिशेस क्या होती है कि जो अगेंस्ट द फ्लो भी अपस्ट्रीम में चली जाती है। लेकिन जब आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये तो मतलब एकदम हिल जाएगी फिशेस, तो क्या यार ये क्या बना दिया। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बनाने के साथ साथ अपन एक फिश लैडर भी बनाते हैं। ठीक है, मैं और जूम इन करके बता रहा हूँ। अपन इसमें एक फिश लैडर भी बनाते हैं। फिश लैडर का काम कर, क्या काम करती है ये फिशेस को, ये अगर डाउन स्ट्रीम पोर्शन हो गया आपका, ये आपका अपस्ट्रीम, ये आपको समझ आता है ना, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्यों कह रहे हैं अपन इसको भाई, कि यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो ये इस पोर्शन से ऊपर की तरफ होगा इसलिए इसको अपस्ट्रीम का, और इस पोर्शन से पानी नीचे की तरफ जा रहा तो अपन ने इसको डाउन स्ट्रीम कहा। ठीक है, तो फिश क्या करेगी, फिश लेडर का क्या काम है, कि जो भी फिशेज यहाँ आपके डाउन स्ट्रीम में रह गई, वो इसके थ्रू ऐसे 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 चढ़ते हुए अब स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। समझ आ गई चीज आपको? फिश लैडर, फिश के लिए सीढ़ियाँ, फिश की सीढ़ियाँ, मछलियों की सीढ़ी, इसको इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिशेस का काम, फिश लेडर का काम क्या है, कि जो फिशेस आपके डाउन स्ट्रीम में रह गई, वो आपको अप स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिश लेडर। डिवाइडेबल मैंने आपको बता दी कि ये दोनों वियर को डिवाइड कर रही है। अंडर स्लूइस वॉल्व, एक आपका ये हो गया, और एक हो गया आपका नॉर्मल वियर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ये जो सिस्टम आपका अंडर स्लूइस वॉल्व, इसको अंडर स्लूइस वॉल्व क्यों कह रहे हैं, ये एक पॉकेट की तरह काम करेगा आपके। पॉकेट की तरह कैसे काम करेगा, कि इसका जो लेवल है वो रहता है थोड़ा हाई। ठीक है, और ये होता है गहरा। ठीक है, ये तो होता है ऊपर उठा हुआ, और ये रहता है गहरा कुछ इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से मान लो। तो ये जो सिस्टम हो गया, ये तो ये वाला हो गया, और ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये वाला पोर्शन हो गया। समझ आ रहा है आपको? ये आपको नंबर फर्स्ट मान लो, और ये आपका नंबर टू मान लो। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये टू हो गया। तो फर्स्ट वाले को आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये होता है गहरा। ठीक है, तो एक आपकी इसकी पॉकेट बन रही है इसकी इस तरीके की। आपको ये क्या हो रहा है, इसका पॉकेट सिस्टम हो रहा है, और इसकी जो हाइट है वो ऊपर रहती है। तो अगर जब पानी आएगा सबसे पहले, तो पानी किधर की तरफ आएगा? पानी तो इधर की तरफ ही आएगा, क्योंकि गहराई तो इधर की तरफ है। भाई गहराई किधर की तरफ है? गहराई इधर की तरफ है, तो पानी किधर की तरफ आएगा पहले? पानी आएगा फर्स्ट वाले की तरफ। फर्स्ट वाला मतलब आपका कौन सा हो गया दोस्तों? अंडर स्लूइस पोर्शन। समझ आ गया? भाई ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया आपका सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया आपका? अंडर स्लूइस। सेकंड वाला हो गया आपका वियर प्रॉपर। अब इसको आपने नाम दे दिया, मतलब एक तरीके से पॉकेट क्रिएट हो गई। तो पानी जब आएगा वो पहले इधर की तरफ ही आएगा ना, गहराई की तरफ ही। पानी इधर की तरफ तो आएगा नहीं पहले। तो इधर की, इसका मतलब ये होगा कि इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब अपना काम क्या है कि ये एक कैनाल यहाँ से निकल रही है। ये आपको कैनाल दिख रही है, ऑफ टेकिंग कैनाल। इसको और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं, कि यहाँ से आपकी ऑफ टेकिंग कैनाल निकल रही है। ये इसमें दिख रहा है कैनाल हेड रेगुलेटर विद गेटेड ओपनिंग्स कॉल्ड हेड स्लूसेस। ये जो दिख रहा है आपका हो गया कैनाल हेड रेगुलेटर। अब एक बार इसको समझने कैसे होता है इससे, कि हाँ, इसको समझ लेते हैं कि ये आपका हो गया, ये इस तरीके से पॉकेट होती है। ठीक है, ये इसका मान लो टॉप लेवल है, इस तरीके से। और यहाँ से आपकी कैनाल निकलेगी, कैनाल ऑफटेक यहाँ से ले रही है। ठीक है, ये आपका हो गया हेड रेगुलेटर। इधर की तरफ आपने हेड रेगुलेटर लगा दिया। ठीक है, HR बोल देते हैं जिसको ना, हेड रेगुलेटर। और ये हो गया आपके ऑफटेकिंग कैनल, कैनल्स। अब होता ऐसा सिस्टम है कि इस पॉकेट में इतना पानी रहता है। ठीक है, ये जो आप पोर्शन दिख रहा है, इस पॉकेट में इतना पानी रहता है कि भाई अगर ये इसमें यहाँ तक पानी है, तो ऑब्वियसली कैनाल के लिए तो पानी है ही है। समझ में आ रहा है आपको कि ठीक है, ये हो गई आपकी ऑफ टेकिंग कैनाल। तो अगर इसमें इतना पानी है पॉकेट में, तो कैनाल में तो ऑलरेडी पानी जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये आपका जो लेवल होता है, ये जो लेवल होता है आपका, जितना पानी पॉकेट में भरा है, वो कहलाता है आपका पॉन्ड लेवल। समझना, ये हो गया आपका पॉन्ड लेवल। और कैनाल में फुल सप्लाई लेवल होता है, पता है वो कि कैनाल में कितना पानी फ्लो होगा। तो ये हो गया इसका कैनाल का फुल सप्लाई लेवल। समझ आ गया? तो ये तो हो गया आपका पॉन्ड लेवल, और ये हो गया आपका फुल सप्लाई लेवल। अगर कैनाल में जो पानी है वो इससे ऊपर है, FSL से ऊपर है, तो उसका मतलब कैनाल में तो हमेशा FSL मेंटेन ही रहेगा। अगर इसमें पॉकेट में पानी इस लेवल से ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब कैनाल में तो हमेशा FSL मेंटेन ही रहेगा। समझ आ गई चीज आपको? यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ अपन ने यहाँ की तरफ अपन ने ये पॉकेट क्यों बनाया, क्योंकि कैनाल अपन को इधर से निकालनी थी। अगर अपन को कैनाल इधर से निकालनी होती, तो यहाँ भी अपन एक तो यहाँ भी अपन एक पॉकेट बना सकते थे, अंडर स्लूज बना सकते थे। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये गहरा क्यों होता है, ये डेप्थ में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से अपन को कैनाल निकालनी है, और पॉन्ड लेवल एक मेंटेन करना है। पॉन्ड लेवल मेंटेन करने के साथ ही आपका जो कैनाल का FSL है वो मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ आनी चाहिए कि अंडर स्लूइस पोर्शन जो होता है वियर का। अब इसमें देखो लिखा है ना कि क्रस्ट लेवल लोअर देन दैट ऑफ द वियर। इसका जो क्रस्ट लेवल है वो इससे डाउन होता है, इसलिए क्योंकि जो पानी आएगा तो सबसे पहले इसी में आएगा। और पानी सबसे पहले इसी में क्यों आएगा? जिससे कि पानी कैनाल में जा सके। और जब पानी एक बार इसके कैनाल के FSL से भी ऊपर है अगर इसमें, तो वो पॉन्ड लेवल कहलाएगा। और पॉन्ड लेवल तक अगर पानी है, मतलब एकदम टॉप तक पानी है, तो हमेशा कैनाल का जो है FSL मेंटेन होगा, फुल सप्लाई लेवल मेंटेन होगा। समझ आ गई चीज आपको? अब एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं कि वियर प्रॉपर क्या होता है, ये समझ आ गया आपको। अंडर सोल्यूशंस क्या होता है, ये समझ आ गया। डिवाइड वॉल समझ आ गई आपको। उसके बाद रिवर ट्रेनिंग वर्क, जो मैंने बताया था आपको, ये स्टड स्पोडोमीटर वगैरह होता है, या फिर जैसे गाइड बैंक वगैरह हो गया। इसके अलावा फिश लेडर समझ आ गया आपको। कैनाल हेड रेगुलेटर समझ आ गया, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका। उसके अलावा शटर एक्सेट्रा, जो अगर कुछ पोर्शन खुला रहता है तो। और स्ट्रिट रेगुलेशन वर्क आ गया है। ठीक है, तो
ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि एग्रीडिंग रिवर्स आर द रिवर दैट आर सिल्टिंग। एग्रीडिंग रिवर्स कौन से रिवर्स को कहते हैं जिनमें सिल्टिंग होती है, ठीक है। फिर आता है कि द मेन कॉज ऑफ मैंड्रिंग इज ड्यू टू। अब मैंड्रिंग रिवर में क्या होती है, जब एक्स्ट्रा टर्बुलेंस होगा, तो एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसिव बेड स्लोप इन द रिवर, इसकी वजह से मैंड्रिंग तो नहीं होगी, इसकी वजह से तो वेलोसिटी बढ़ेगी भाई। अगर बेड स्लोप कुछ ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से तो डिग्रेडेशन वगैरह नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सही नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की मेंटरिंग कब होगी। रिवर की मेंटरिंग मतलब भी क्या होता है कि रिवर अपने जो चैनल है वो इधर से उधर जब बना रही है, ठीक है, मतलब रिवर कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी, ऐसे कभी नहीं होगी। मतलब पर्टिकुलर हो सकता है एक आधा पॉइंट पर हो जाए कि 100 200 300 मीटर के स्ट्रेच के लिए वो स्ट्रेट है, पर पूरी रिवर की लेंथ कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। रिवर की जो जो पाथ रहता है वो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हो सकता है, यू भी शेप भी वैसा वैसा मार लेती रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आता है ये सब जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इसका पॉन्ड लेवल हो गया। अब देखना कि इसमें देखा है वियर, वियर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू राइज इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल, ये आप समझ चुके हो सारा, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसको शटर कहा जाता है। ये मैं आपको बता रहा था कि पॉन्ड लेवल और क्रेस्ट वॉल के बीच का जो पोर्शन हुआ ये क्या हो गया, ये आपका शटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा शटर्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन द क्रेस्ट वॉल एंड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय द शटर्स, ठीक है। इसके अलावा वियर्स आर यूजुअली अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, सही बात है कि अगर पानी ऐसे जा रहा है तो आपका वियर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर आता है वियर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मैसनरी का होता है, रॉकफिल का होता है, फिर कंक्रीट वियर होता है, वो एक अलग अलग उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेस पर इसने डिवाइड किया है। फिर और इसने लिखा है कि मैसनरी वियर में क्या होता है, ये सब पढ़ने वाली चीज है कि दिस टाइप ऑफ वियर इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड दिस इज एन ओल्ड टाइप ऑफ वियर फॉर विच फ्लोर डिजाइन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन ब्लिक्स थ्योरी। ब्लिक्स थ्योरी पढ़ रखी होगी आपने दोस्तों। उसके बाद रॉक फिल्म आ जाता है, उसमें विद स्लोपिंग एप्रोन, एप्रोन मतलब ये एक स्टोन पिचिंग टाइप में दे देते हैं। एप्रोन मतलब आप उसमें स्टोन लिंक कर देते हो रिवर के अंदर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैसनरी वियर एंड ड्राई पैक्ड बोल्डर्स लेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेसिस, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये थ्योरेटिकल चीजें सब। फिर आ गया तीसरा आपका कंक्रीट वियर विद डाउनस्ट्रीम ग्लेसिस। डाउनस्ट्रीम ग्लेसिस में क्या हुआ, इट इज ए दिस टाइप ऑफ वियर इज ऑफ a recent origin based in the design concept of the Khosla theory for the subsoil flow. This type of weir may be constructed on the pervious foundation। pervious foundation पे क्या हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट वियर हो गया, कंक्रीट वियर हो गया तो कितनी परवियस हो, पानी तो अंदर से जाएगा ही नहीं, पानी तो अंदर भाई कंक्रीट हो गया मतलब पक्के सरफेस हो गया, इसका मतलब पानी अंदर परकुलेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई That's why it can be constructed on the pervious foundation and are commonly adopted these days, ठीक है। अब अपन देखते हैं बैराज। बैराज क्या हो गया, बैराज इज a structure similar to weir with the only difference that crest is kept at low level and ponding of water is accomplished mainly by means of gates। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बैराज के अंदर क्या होता है, आप गेट सिस्टम लगा देते हो और वियर के अंदर गेट्स नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस अपन ने पढ़ ही लिया था। इट इज ओनली नोन एज it is only known as river regulator, ठीक है। the difference between a barrage and weir is only qualitative, in the former gates provided on the larger part of the ponding while in the latter the crest carries outmost of the ponding। ये सब बता ही दिया था मैंने आपको कि जो पॉन्डिंग होती है, मान लो ये रिवर जा रही है, या आपने एक वॉल खड़ी कर दी क्रेस्ट वॉल, तो पोर्शन ऐसा था, ठीक है। ये आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में जो पॉन्डिंग हो रही है वो इस दीवार की वजह से हो रही है, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, तो ये आपका वियर हो गया। लेकिन अगर ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ गेट सिस्टम लगा रखा है एक इस तरीके से मान लो, और ये पूरा गेट सिस्टम है यहाँ यहाँ, फिर आपने एक पियर बना दिया था, फिर यहाँ यहाँ, फिर एक पियर बना दिया आपने, फिर यहाँ यहाँ। तो अगर गेट सिस्टम की वजह से इधर अप स्ट्रीम भी हो गया आपका, डाउन स्ट्रीम भी हो गया, इस गेट सिस्टम की वजह से अगर यहाँ पर पॉन्डिंग हो रही है मतलब पानी ज्यादा भर रहा है, तो वो आपका बैराज हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वापस से वही चीज आ गई कि कौन कौन सा पोर्शन क्या क्या होता है आपका। कैनाल हेड रेगुलेटर हो गया, ऑफ टेकिंग कैनाल हो गई आपकी, लेंथ डिवाइडेड इनटू, अब ये एक बार देख लीजिए यार,
कि लेंथ डिवाइडेड इनटू वेज बाय पियर्स, मतलब जो भी एक्चुअल लेंथ है इसमें जो भी एक्चुअल लेंथ है उसको आपने पियर्स डाल दी, ये रहे। तो इन पियर्स के बीच में ये गेट है, इस गेट से इतना पानी यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। लेंथ डिवाइडेड इनटू वेज बाय पियर्स, ईच वेज प्रोवाइडेड विद ए गेट सो एज टू एक्ट एज एन ओपनिंग कंट्रोल हाइट, की आप उसको गेट जो होते हैं आपके मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, और उसको आप जैसे ही पानी अगर आपको डाउन स्ट्रीम में भेजना है तो आपने गेट को ऊपर कर लिया और वो पानी पूरा चला गया, और अगर आपको पानी रोकना है तो आपने गेट को नीचे कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क में क्या हुआ, आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपको बता चुका वैसे तो। स्टड, स्पर और डैम्पनर भी एक रिवर ट्रेनिंग वर्क है। आपका एक गाइड बैंक, मार्जिनल बंद और ये स्पर्स और ग्रोइनीज एक ही वर्ड होता है, ठीक है। तो river training works are required near the weir sites in the order to ensure a smooth and axial flow of water to prevent the river from outflanking of works due to a change in its course। भाई रिवर जो है आपका कोर्स, अपना खुद का जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क लगाते हो। उसके अलावा फॉलोइंग आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क। गाइड बैंक्स आपको बता ही चुका मैं क्या होता है। मार्जिनल बंड्स मैं आपको बता ही चुका। इसके अलावा स्टड स्पर डैम्पनर में बता चुका कि स्टड स्पर डैम्पनर क्या होता है। ये एक आपकी रिवर हो गई, आपकी जो रिवर हो गई ये कुछ इस तरीके से हो गई, ऐसे हो गई मान लो। तो क्या हुआ कि जब आपकी रिवर पानी जब यहाँ से आया तो आपने यहाँ पर कुछ रिवर ट्रेनिंग वर्क लगा दिया, और यहाँ पर आपने उधर स्टोन पिचिंग कर दी, स्लोप पे भी, दोनों तरफ के स्लोप पर, या हो सकता है इस तरफ के स्लोप पर भी स्टोन पिचिंग, क्योंकि पानी जो है आपका इधर से आ रहा है। तो इस तरफ के स्लोप पर और टॉप पर आपने स्टोन पिचिंग कर दी, जिससे पानी हिट करके वापस से इधर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ का जो आपको एरिया जो कि गाँव वाँव है, कि एम्बैंकमेंट भी रहता है, वैसे तो एम्बैंकमेंट के ऊपर भी इधर की तरफ जो साइड में जो गाँव होते हैं वो आपके बर्बाद ना हो हाई फ्लड में, ठीक है। फिर आ जाता है दोस्तों रिवर ट्रेनिंग वर्क में कि गाइड बैंक्स force the river into a restricted channel, marginal bunds are provided on the upstream side of the works, ठीक है। भाई अपस्ट्रीम साइड कौन सी होगी, ये तो हो गई आपकी अपस्ट्रीम, ये कौन सी होगी डाउनस्ट्रीम साइड। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ रहा है तो, कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। कि मार्जिनल बंड्स आर प्रोवाइडेड, ये आपने मार्जिनल बंड्स प्रोवाइड करती है, आर प्रोवाइडेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वर्क्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम सबमर्जेंस ड्यू टू राइज इन एचएफएल, मतलब आपको हो गया हाई फ्लो लेवल caused by efflux, ठीक है। एफ्लक्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। these burns are therefore continue till they join the contour higher than the new HFL, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, HFL मतलब समझ रहे हो ना, हाई फ्लड लेवल, मतलब जमीन के लेवल की अपन बात कर रहे हैं। भाई HFL मान लो इसका लास्ट 20 साल में रहा होगा 125 मीटर, ठीक है। 125 मीटर तक मतलब पानी आ गया था। तो जो आपका मार्जिनल बंड बनेगा वो 125 से ऊपर तक बनेगा, और वो कब तक बनता रहेगा, जब तक कि 125 से ऊपर का लेवल आपको नहीं मिल जाता। समझ आ गई चीजें आपको, कि 125 तक का अगर 125, 128, 130 का अगर कंटूर आपको मिलेगा, तब तक वो आपका मार्जिनल बंड उससे ज्वाइन होगा। समझ आ रही है चीजें, तो इस तरीके से ये होता है। फिर लिख दिया इसने कि स्पर्शोग्रानीज आर बैरियर्स वॉल दैट प्रोटेक्ट द अर्दन, अर्दन एम्बैंकमेंट होती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर अब ये बोल रहा है कि इन रिवर स्पर्स आर प्रोवाइडेड। अब ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कि इन्हें रिवर स्पर्स आर प्रोवाइडेड, स्पर्स क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, कि टू ट्रेन फ्लो अलोंग स्पेसिफाइड कोर्स, एक स्पेसिफाइड कोर्स ही तो देते हैं भाई। ये रिवर इस तरीके जा रही है तो आपने ये स्पर्स दिया, तो इनका जो कोर्स है, जो फ्लो है वो एक स्पेसिफाइड रहे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको सब सिंपल चीजें समझ आ रही है। फिर आता है ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मेंडरिंग टाइप। ये तो पता ही है आपको, कि रिवर ट्रेनिंग वर्क कब देते हैं, जब रिवर मेंडरिंग होती है जब भी तो देते हैं। अदरवाइज जहाँ मान लो कोई 500 मीटर का स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पर रिवर जहाँ पर जो रिवर है वो स्ट्रेट जा रही है, तो वहां पर तो आपको रिवर ट्रेनिंग वर्क देना ही नहीं है। चीज क्लियर हो गई। वैसे क्या होता है, एक चीज मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, कि जहाँ जहाँ इस तरीके से पोर्शन होते हैं, जहाँ जहाँ आप ये रिवर ट्रेनिंग वर्क देते हो, ठीक है, वो जो जोन्स कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं सेंसिटिव जोन्स। और ऐसे जो जोन्स होते हैं उन जोन्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, अगर आप किसी तरह कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उस टाइम पर भी। तो ये जो जोन्स कहलाते हैं, या सेंसिटिव जोन्स कहलाते हैं, और एक और जोन्स होते हैं जो मोस्ट सेंसिटिव जोन होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि अगर आपकी बार बारिश आएगी तो हो सकता है ये वाला एम्बैंकमेंट टूट जाएगा। तो उस पर एक आपको अलग से कुछ प्रोटेक्शन वर्क करना होता है, वो फिर आपको प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, और सेक्रेटरीट से और इन सब से आपको फिर बजट अलॉट होता है, फिर आपको उसमें काम शुरू करना पड़ता है, वो एक अलग ऑफिशियल वर्क हो, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा, ठीक है।
अब आगे एफ्लक्स की बात। एफ्लक्स क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये थी नॉर्मल वाटर डेप्थ थी, ये जो पानी जा रहा है, पर आपने क्या खड़ा कर दिया, आपने तो क्रेस्ट खड़ी कर दी। क्रेस्ट खड़ी करने से पानी का लेवल अभी तक तो ऐसे जा रहा था, पर अब ऐसे हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया ना, ये जो डिफरेंस है, ये नॉर्मल वाटर डेप्थ और अब जो पानी फ्लो हो रहा है उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड एफ्लक्स, मतलब बढ़ गया लेवल। एफ्लक्स मतलब कि आपने लेवल बढ़ा दिया। लेवल कैसे बढ़ा दिया कि भाई पहले तो जो वाटर जा रहा था वो ऐसे ऐसे जा रहा था, नॉर्मल वाटर डेप्थ थी, ठीक है। उसके बाद में अब आपने क्या खड़ा कर दिया यहाँ पर, बैराज खड़ा कर दिया। ये क्रेस्ट वॉल खड़ी कर दी, क्रेस्ट वॉल खड़ी कर दी, तो अब पानी, अब आप तो ऐसे जा नहीं सकता, अब तो पानी ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे ऐसे यहाँ जमा होते होते फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर डेप्थ एंड टॉप वाटर लेवल आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग क्रेस्ट वॉल, तो वो जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द एफ्लक्स। ठीक है, ये आपका एफ्लक्स हो गया। अब लिखा है एफ्लक्स इज द राइज इन द चैनल, एफ्लक्स इज द राइज इन द maximum flood level upstream of weir caused due to construction of the weir across the river। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, एफ्लक्स क्या है कि एफ्लक्स इज द राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द वियर कोज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर अक्रॉस द रिवर। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि एफ्लक्स क्या है, इट इज अ राइज। एफ्लक्स क्या है, इट इज अ राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द वियर। ये जो आपने वियर बनाया, क्रेस्ट वॉल खड़ी कर दी, अपस्ट्रीम ही हो गया आपका और डाउन स्ट्रीम ही हो गया। तो इन द अपस्ट्रीम ऑफ द वियर कोज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द वियर। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाओ पौंड लेवल पे। पौंड लेवल मैंने आपको समझा दिया था दोस्तों, पौंड लेवल क्या होता है। पौंड लेवल द वाटर लेवल रिक्वायर्ड इन द अंडर स्लूइस पॉकेट अपस्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर so as to feed the canal with its full supply level is known as the pond level। the available head at the canal head regulator therefore equal to the difference of pond level और कैनाल एफएसएल। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। मैंने क्या बताया था कि ये जो अंडर स्लूइस पॉकेट है वो कुछ इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, यहाँ तक आपका, अगर आपका पानी भरा है, यहाँ से जो आपकी ऑफ टेकिंग कैनाल हो गई, ठीक है, ये आपका जो हो गया हेड रेगुलेटर हो गया। और ठीक है, अब अगर पानी यहाँ तक भरा है, ठीक है, पॉन्ड लेवल का हो गया, वाटर लेवल रिक्वायर्ड इन दी अंडर स्लूइस पैक, अंडर स्लूइस पॉकेट अप स्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर सो एज टू फीड द कैनाल विद फुल सप्लाई लेवल, वो आपका पॉन्ड लेवल हो गया। मतलब ऐसा लेवल यहाँ से आपका इधर हो गया, ये आपका कैनाल एफएसएल चला जाएगा। अब इसके ऊपर में जितना भी पानी भरा है, जो भी लेवल होगा वो आपको पौंड लेवल कहलाएगा। और ये जो डिफरेंस होगा, ध्यान देना, ये जो डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा अवेलेबल हेड। क्या कि डिफरेंस बिटवीन पौंड लेवल, ये आपको पीएल मान लो और ये एफएसएल हो गया आपका कैनाल का। तो डिफरेंस बिटवीन पीएल और एफएसएल होगा, वो क्या होगा आपका अवेलेबल हेड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपके पास अवेलेबल हेड है, इट मींस कि आपके पास आपका जो कैनाल है वो हमेशा एफएसएल पे ही चल रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर पानी है तो सबसे पहले पानी इधर की तरफ ही आएगा। अगर यहाँ पर पानी है तो सबसे पहले पानी इधर की तरफ ही आएगा। अब वैसे तो क्या होता है कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके से टेढ़ा बनता है, इस तरीके से कुछ टेढ़ा बनता है। ठीक है, तो अगर जैसे पानी आता है वो सीधा इसमें फ्लो हो जाए, वो अभी आपकी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक तो एफ्लक्स का चीज क्लियर हो गई कि इसकी वजह से, क्रेस्ट वॉल की वजह से जो डेप्थ बढ़ी है, जो राइज हुई है, वाटर लेवल जो राइज हुआ है वो आपका एफ्लक्स हो गया। पॉन्ड लेवल क्या हो गया कि पॉकेट का लेवल, अंडर स्लूइस वियर का लेवल या अंडर स्लूइस पॉकेट का लेवल इतना होना चाहिए कि आपकी जो कैनाल है वो एफएसएल पर चल सके। ठीक है, और फिर एफएसएल और पॉन्ड लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका अवेलेबल हेड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, पॉन्ड लेवल द वाटर लेवल रिक्वायर्ड इन द अंडर स्लूइस पॉकेट अपस्ट्रीम ऑफ द कैनाल। अपस्ट्रीम ऑफ द कैनाल हो गया भाई, ये कैनाल हो गई, इसके अपस्ट्रीम हो गया, इन द अपस्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर सो एज टू फीड द कैनाल विद इट्स फुल सप्लाई लेवल इज नोन एज पॉन्ड लेवल। और अवेलेबल हेड एट द कैनाल हेड रेगुलेटर इज देयरफॉर इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड द कैनाल एफएसएल। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था।
अब आता है अंडर स्लूइस और स्कोरिंग स्लूइस की कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट ऑफ वाटर इज क्रिएटेड नियर द कैनाल हेड। अब इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखी है, एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं अपन कि कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट ऑफ वाटर इज क्रिएटेड नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर by constructing under sluice portion of the weir। divide wall separates कर दी, it separates the main weir portion from the under sluice portion of the weir, ठीक है। फिर आता है कि the under sluice are the openings provided in the weir wall विद देयर क्रेस्ट एट द लो लेवल। इनका क्रेस्ट लेवल लो होता है, इनका हाई होता है, ये मैं आपको बताया चुका। इसी वजह से इसमें डेप्थ होती है और सबसे पहले पानी इसमें आता है और पानी इसमें आता है, तभी जाकर के आपकी जो कैनाल है वो आपके चल पे चल सकती है। दीज ओपनिंग्स आर फुली कंट्रोल्ड बाय द गेट्स, गेट से ही इनकी ओपनिंग्स होती है, कंट्रोल होती है। दे आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड एज द ओवरटेकिंग कैनाल। वो ही मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर कैनाल इधर से आ रही है तो आपने इसको इधर बनाया, अगर कैनाल इधर से आती तो आपको ये इधर भी बनाना पड़ता, ये आपको दोनों साइड बनाना पड़ता कि अगर कैनाल आपकी जिस साइड से होगी उसी साइड पर आपका क्या होगा, ये अंडर स्लूइस होगा। समझ आ गई चीज आपको? ठीक है, इसमें जस्ट एक थ्योरी लिखी हुई है, बाकी चीजें अपन एक एक अच्छे से समझ चुके हैं। उसके अलावा भी अगर आपको तो भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आता है इसमें लिखा है कि एज द क्रेस्ट ऑफ द अंडर स्लूइस पॉकेट इज एट ए लो लेवल डीप चैनल डेवलप्स टूवर्ड्स दिस पॉकेट which helps in bringing low dry weather discharge towards this pocket, thereby ensuring easy diversion of water into the canal through the canal head regulator। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये गहरा होता है और फिर सबसे पहले पानी इधर आता है तो पानी यहाँ तक भरेगा, उसके बाद कैनाल में तो पानी ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा अगर आपने गेट उसका खोल दिया था हेड रेगुलेटर का। दी अंडर स्लूइस लेंथ ऑफ द वियर और बैराज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेज बाय पियर्स। ये तो दिख रहा है आपको कि ये नंबर ऑफ वेज है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। The separate gates are installed on these ways. Each way can thus be opened to any desired height by lifting its gate। भाई आपका गेट उठा दिया आपने तो आपको जितना पानी भेजना है वहां भेज दो, अगर आपको पानी कंट्रोल करना है तो आप गेट को वापस से नीचे टिका दो। फिर आता है कि each way can thus act as a gate control opening and will help in bypassing the access supplies to the downstream side of the river, ठीक है। फिर और लिखा है इसमें कि these openings will also help in scoring and removing the deposit silt from the under sluice pocket and hence are also called the scoring sluices होती है। The crest level of the head regulator is kept higher than the crest level of the under sluice so that silt free water। इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये आपकी कैनाल चली गई इस तरीके से मान लो, तो यहाँ तक तो पानी भरा है, उसके बाद कुछ डेप्थ तक, ये जो डेप्थ ना इसके इस वाली डेप्थ तक, यहाँ पे सिल्ट सिल्ट के लिए आप जगह छोड़ देते हो कि जो भी सिल्ट आएगी तो ऑलरेडी जब पानी में आएगी तो सिल्ट ऑलरेडी यहाँ पर सेटल हो जाएगी। सिल्ट यहाँ सेटल हो गया तो जो पानी जो सिल्ट फ्री वाटर है वो ही कैनाल के अंदर फ्लो होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये एक्चुअली डेप्थ में है बहुत ज्यादा, ठीक है। इस डेप्थ के लिए आपने ये वाली जगह छोड़ दी कुछ कि यहाँ पर सिल्ट कलेक्ट हो जाएगी, तो जैसे सिल्ट कलेक्ट होगी इसमें तो सिल्ट फ्री वाटर कैनाल में फ्लो हो सके, इसी के लिए आपने जगह छोड़ी। ये इसमें लिखा हुआ है कि द क्रेस्ट लेवल ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर इज आल्सो केप्ट हाई, कि जो कैनाल के हेड रेगुलेटर का जो क्रेस्ट लेवल है वो इसके क्रेस्ट लेवल से हाई रहता है, देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइस उसका जो क्रेस्ट लेवल है उससे हाई रहता है, सो दैट ओनली सिल्ट फ्री वाटर इज एडमिटेड इनटू द कैनाल थ्रू द हेड रेगुलेटर। ऑब्वियसली बात है कि हेड रेगुलेटर का जो क्रेस्ट लेवल है वो अंडर स्लूइस का जो है क्रेस्ट लेवल है उससे हायर साइड में रहता है, जिससे कि सिल्ट फ्री वाटर उसके अंदर आ सके। दे हेल्प in passing the dry weather flow and low floods without dropping the weir shutter, the raising of which involves labor and time, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हेड रेगुलेटर का जो क्रैश लेवल है वो आपका जो अंडर स्लूइस है उसके क्रैश लेवल से हाई इसलिए रखते हैं जिससे कि जो सारी सिल्ट है वो आपकी अंडर स्लूइस पॉकेट में ही रहे और जो सिल्ट फ्री वाटर है वो आपका सीधा कैनाल में एंटर हो सके, ठीक है दोस्तों। फिर ये बोल रहा है कि द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द अंडर स्लूइसेज इज प्रोवाइडेड एज द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वो सब थ्योरी वाली बात है कि 2 times द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द ऑफटेकिंग कैनाल, ठीक है। मैक्सिमम विंटर डिस्चार्ज और 20% ऑफ द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की डिस्चार्जिंग कैपेसिटी पूछ रहा है। डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द अंडर स्लूइस प्रोवाइडेड एज द मैक्सिमम, इनमें से तीनों में से कोई भी मैक्सिमम प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। वापस से ये डायग्राम मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना तो आप बता सकते हो। ये आपका गाइड बैंक होगा जिससे सारा पानी कहीं और जा रहा हो तो पानी इधर की तरफ आ जाए, रिवर में ला दे। मार्जिनल पॉइंट जिससे यहाँ का एरिया जो हो वो अफेक्ट ना हो अगर पानी गाइड बैंक को ओवरफ्लो करके इधर की तरफ आए, और इसको अपन एकदम हाईएस्ट कंटूर्स की तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपकी डिवाइड वॉल हो गई,
ठीक है, जो कि आपको नॉर्मल वियर और अंडर स्लूइस वियर को सेपरेट करती है। इसके अलावा ये आपकी फिश लेटर हो गई, जिससे कि मछलियां आपकी डाउन स्ट्रीम ये हो गया, अप स्ट्रीम ये हो गया, डाउन स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम की तरफ जा सके आसानी से, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उनके लिए डिफिकल्टी ना हो उस वजह से। ठीक है, ये आपका अंडर स्लूइस पॉकेट हो गया। ये जो इसका जो क्रैश लेवल होता है वो इससे कम होता है, और इसका जो क्रैश लेवल होता है इसका लेवल हाई होता है, जिससे कि जो पहले पानी आएगा तो वो इधर की तरफ आएगा, और ये किधर की तरफ बनाते हैं, जिस तरफ से कैनाल ऑफटेक होगी, और अगर कैनाल इधर से ऑफटेक होगी तो एक अंडर स्लूइस आपको इधर की तरफ भी बनाना पड़ेगा। कैनाल का जो हेड रेगुलेटर है उसका क्रैश जो है वो अंडर स्लूइस के क्रैश लेवल से ऊपर की तरफ होता है, जाकि ताकि जो पानी कैनाल में एंटर कर रहा है वो सिल्ट फ्री वाटर कैन एंटर इनटू दी कैनाल। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब आता है डिवाइड वॉल के बारे में। डिवाइड वॉल में क्या है कि डिवाइड वॉल तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज अ वॉल विच इज सेपरेटिंग वियर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नॉर्मल वियर एंड सेकंड वन इज अंडर स्लूइस। और फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि डिवाइड वॉल इज अ वॉल is a long masonry or concrete wall, किसी भी चीज की बना लो, which is constructed at right angles to the axis of the weir। भाई ये वियर की एक्सेस है तो इसके अपन ने परपेंडिकुलर बना, इसलिए इसने बोला राइट एंगल्स टू द एक्सेस ऑफ द वियर टू सेपरेट द अंडर स्लूइस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वियर। ठीक है, या फिर वियर प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद लिखा है ना कि द डिवाइड वॉल्स कैन बी डिजाइंड एज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल सब्जेक्टेड टू सिल्ट रिज्यूम और वाटर वॉल से। फिर उसके बाद फिर डिजाइन पर चीज आ गई कि डिवाइड वॉल का आप कैंटिलीवर ही बना सकते हो, पर उसमें कितना सिल्ट आ रहा है, क्या रिज्यूम में क्या वाटर प्रेशर लग रहा है, उन सब चीजों की बात ही कर रहा है। ठीक है, बाकी मोटा मोटा आपको समझ में आ गए सारे कंपोनेंट्स, I hope so. The divide wall extends on the upstream sides beyond the beginning of the canal head regulator, and on the downstream side it extends up to the end of loose protection of the undersurface। तो फिर जो अगर कहीं क्वेश्चन में अगर पूछ ले कहीं, तो टॉप विड्थ ऑफ द डिवाइड वॉल इज अबाउट 1.5 to 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेन फंक्शन पे। डिवाइड वॉल के मेन फंक्शन क्या है कि इट सेपरेट्स अंडर स्लूइस फ्रॉम द वेयर प्रॉपर। सिंस द क्रेस्ट वॉल ऑफ द अंडर स्लूइस इज लोअर देन दैट ऑफ द वेयर प्रॉपर, द टू मस्ट बी सेपरेटेड, एंड दिस इज बीइंग डन बाय द डिवाइड वॉल ही सेपरेट करती है अंडर स्लूइस को वेयर प्रॉपर को, कहने वाली बात ही है। फिर उसके बाद में बात क्या है कि इट हेल्प्स इन डिवाइन प्रोवाइडिंग ए कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन दिस पॉकेट। भाई इसमें लेस टर्बुलेंट हो जाता है तो जो सिल्ट है वो उस पॉकेट में आ जाती है। थर्ड है कि डिवाइड वॉल में की द क्रॉस करंट इफ at all they are formed away from the weir। cross currents lead to the vortices and deep score and therefore prove danger to weirs। ठीक है, फिर आ जाओ आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द एक्सेस ऑफ द वियर। ये तो ये वो का वियर हो गया, इसके आपने 90 डिग्री पर आपने डिवाइड वॉल दे दी, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, मतलब राइट एंगल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो नहीं सकता, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वियर हो नहीं सकता, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर हो नहीं सकता, एट एंगल इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री है नहीं। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है दोस्तों? फिर आप आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे कि टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड। टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट मतलब ये इसी की बात कर रहा है, जो आपने ये अंडर स्लूइस बनाया था। ठीक है, ये आपने जो अंडर स्लूइस बनाया था ये आपका, फिर इसके बाद ये फिश लेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो बना, और ये आपकी हो गई डिवाइड वॉल। तो टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट तो यही था आपका, ये जो पोर्शन है वो आपका स्टिल वाटर पॉकेट हो गया। तो टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड, इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड। डिवाइड वॉल तो बना था, फिश लेटर का तो काम तो ही होता नहीं है, डैम तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, उसके बाद अब ये बोल रहा है फिश लेटर। फिश लेटर क्या होता है? फिश लेटर इज जनरली प्रोवाइडेड टू एनेबल द फिश असेंड द हेड वाटर्स of the river and thus reach their spawning grounds for breeding or to follow their migratory habits in search of food। मतलब जो फिशेज होती है वो इधर उधर घूमती किस चीज के लिए, या तो अपने ब्रीड करने के लिए, अपनी ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए, या फिर खाने की तलाश में। इन अवर कंट्री जनरली एनाड्रोमस फिश मूव फ्रॉम अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। मतलब जब सर्दी शुरू होती है तो ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आ जाती है। अपस्ट्रीम आपका ये हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम आ जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन सर्च ऑफ वार्मथ। मतलब सर्दी में गर्मी की तलाश के लिए फिश अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आ जाती है, एंड रिटर्न अपस्ट्रीम बिफोर द मानसून फॉर क्लियर वाटर। और फिर वापस से अपस्ट्रीम आ जाती है मानसून शुरू होने से पहले। ठीक है, if no arrangement is made in the weir or the dam the to enable the fish
to pass upstream, then such migratory fish have been found to be striking against the water current in their efforts to move up till death. Non provision of an arrangement to for fish to pass upstream may thus lead to the large scale destruction. अगर आप ये फिश लड़ने लगाओगे तो फिश इधर से उधर टकराई रहेगी और एक टाइम में आ जाएगा, जबकि जब जब सारी की सारी फिशेज आपको मर जाएगी। तो इसलिए आपको जो फिश लैडर लगाना है वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब इस तरीके से फिश लैडर हो गई। आप मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये आपकी फिश लैडर हो गई। इस तरीके से ये एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे, मतलब डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम जाने के लिए और अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। माइग्रेटरी फिशेज आर कॉल्ड द एनाड्रोमस फिशेज, जो अपन ने एनाड्रोमस वर्ड यूज किया था। तो माइग्रेटरी फिशेज मतलब जो इधर से उधर जाती है। और इंडिया ओनली वन सच, इन इंडिया ओनली वन सच माइग्रेटरी फिश इज फाउंड एंड दैट इज हिल्सा। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने आपको नाम दे दिया हिल्सा। ठीक है, तो अब आता है फिश लैडर इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ डिवाइड वॉल। सीधी सी बात, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा, जरा सा भी आपने मन लगा के देखा होगा, तो आपको समझ आ गया फिश लैडर इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ डिवाइड वॉल। अब आ जाता है आपका कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या है दोस्तों? कैनाल हेड रेगुलेटर इज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ ए कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ ए वियर और बैराज। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है जब पानी आता है, जो वैसे तो उसमें तो क्या डायग्राम में तो सीधा था, मतलब ऐसा 90 डिग्री पे था, पर एक्चुअल में 90 डिग्री नहीं रहता, 90 से 110 डिग्री रहता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पैन सेपरेटेड बाय piers, sorry, separated by piers which support the gates provided for regulation of the flow into the canal। और जो एंगल रहता है वो 90 से 100 डिग्री, 10 डिग्री एंगल रहता है पानी एंटर करने के लिए। समझ आ गया? कैनाल हेड रेगुलेटर। फिर आता है कि दी वाटर फ्रॉम द अंडर स्लूइस पॉकेट इज मेड टू एंटर द रेगुलेटर बेस सो एज टू पास दी फुल सप्लाई डिस्चार्ज इनटू द कैनाल। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जो पानी रहता है वो जो पॉन्ड लेवल से इस तरीके से मेंटेन रहता है कि जो कैनाल आपकी एफएसएल पर चले। द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस गेटेड ओपनिंग विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पॉन्ड लेवल एंड द क्रेस्ट वॉल ऑफ द रेगुलेटर। ठीक है, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं इसके? रेगुलेटर द वाटर सप्लाई इनटू द कैनाल, कंट्रोल एंट्री ऑफ सिल्ट। एंट्री ऑफ सिल्ट को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि जो पॉकेट आपका होता है उस पॉकेट के अंदर सिल्ट आ जाती है और इसका जो हेड रेगुलेटर का जो क्रेस्ट होता है वो अंडर स्लूइस के पैकेट जो ऊपर रहता है। तो उस केस में क्या होता है, जो पानी होता है वो आपका सिल्ट फ्री वाटर एंटर करता है किसमें? कैनाल के अंदर। इट प्रिवेंट द रिवर फ्लड फ्रॉम द एंट्रिंग इनटू द कैनाल, क्योंकि आपने गेट लगा रखा है, गेट लगा रखा है तो पानी जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तभी आप उस गेट को ऊपर करोगे, तब पानी नीचे से निकल जाएगा। अदरवाइज आप उस गेट को बंद रखो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उसके बाद अपन इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद अपन आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।